अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश की 415 सदस्यीय टीम हिस्सा ले रही है। गुजरात में पीएम मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज किया। अहमदाबाद में शुरू हो रहे इस राष्ट्रीय खेल में यूपी और उत्तराखंड के खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगे। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस नेशनल गेम्स में देश भर के करीब 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी 36 खेलों में भाग लेंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रीय खेल में यूपी की 415 सदस्यों की टीम हिस्सा ले रही है। इसमें से 307 खिलाड़ी हैं, जबकि 108 अधिकारी हैं। यूपी के इस दल में 120 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। सीएम योगी ने बेहतर प्रदर्शन के लिए यूपी के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर अब 7 अक्टूबर को फैसला आएगा। वापी में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष आज कोर्ट में बटा नजर आया। राखी सिंह की पैरवी कर रहे वकीलों ने कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान की आशंका जताई, जिसके बाद अन्य वादी महिलाओं के वकीलों की ओर से भी शिवलिंग की जगह अन्य चीजों की कार्बन डेटिंग की मांग उठाई गई। ये बात बहुत भ्रम फैलाया गया समाज में कि हम लोगों ने गलत मांग की है। मांग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें कार्बन डेटिंग और भी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, कोई वकील एक्सपर्ट नहीं है, ये तो एएसआई एक्सपर्ट है सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1958 के तहत, और एएसआई बताएगी कि किस माध्यम से जांच होगी। वो तो कोर्ट जब ऑर्डर भैया पूरी आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। एएसआई बताएगा किस माध्यम से जांच होगी, जब कोर्ट एएसआई को डायरेक्ट करेगा कि वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। उधर मुस्लिम पक्ष ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया, जिस पर जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है। कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर एक बार फिर हिंदू महासभा कोर्ट पहुंची और मीना मस्जिद को हटाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। मथुरा में हिंदू महासभा ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत में मीना मस्जिद को हटाए जाने के मसले में एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें मांग की गई है कि मीना मस्जिद में सरकारी अमीन भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट का न्यायालय संज्ञान ले। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 26 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। माननीय सिविल कोर्ट में हमने एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि वहाँ मीना मस्जिद में एक सरकारी अमीन वहाँ भेजा जाए और वहाँ की जो पूरी डिटेल है, जैसे वो मस्जिद कितने जगह पे बनाई गई है, उस मस्जिद के आसपास के कौन लोग रहते हैं, उन्होंने हमारे हिंदू मंदिर की कितनी जगह को घेरा है, तो इस सब की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में वो मंगाएं अमीन साहब के द्वारा, और हमने इसी आशय का प्रार्थना पत्र दिया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा का दावा है कि औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया। उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के पूर्वी सीमा पर मीना मस्जिद का निर्माण करवाया। कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हॉस्टल के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं का नहाते हुए वीडियो बनाने का आरोप लगा है। इस घटना के सामने आने के बाद आक्रोशित छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से छात्राओं को समझाया और आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। एक गर्ल्स हॉस्टल से कुछ छात्राओं ने पुलिस को शिकायत किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं, और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर के काकादेव इलाके में एक हॉस्टल किराए पर चलाया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक छात्राएं रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में काम करने वाले कर्मचारी ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाया। गर्भपात के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अब अविवाहित महिला को भी कानूनी और सेफ अबॉर्शन का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत ही ऐतिहासिक है अपने आप में। ये फैसला इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विदेशों के लिए एक लैंडमार्क है। उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है। दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे राइट्स को तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, और यहाँ पे इंडिया को
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इतनी लिबरल है कि उनको पूरे राइट्स को उनको दिया जा रहा है पूरा राइट। जो एमटीपी एक्ट जो 1971 में बना था, ये एक्ट ये सिर्फ जो मैरिड वुमेन है उनके लिए था कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी उनको होती है तो वो उसको जाके टर्मिनेट करा सकती हैं। एमटीपी एक्ट के मुताबिक केवल रेप पीड़िता, नाबालिगों, महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, मानसिक रूप से बीमार महिलाओं या फिर फीटल मॉलफॉर्मेशन वाली महिलाओं को ही 24 हफ्ते तक का गर्भ गिराने की अनुमति है। कानून के हिसाब से रजामंदी से बने संबंधों से ठहरे गर्भ को केवल 20 हफ्तों तक ही गिराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब फिर से 5 साल के लिए मौका दे रहे हैं तो प्रयास रहेगा कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आए। इस मौके पर भी अखिलेश यादव का बयान बीजेपी के इर्द गिर्द ही रहा। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। सदस्यता कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए साथ आए हैं। ये लोग बाबा साहेब और लोहिया की नीतियों से जुड़कर काम करना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब जीते जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते और जब चुनाव में करारी हार मिलती है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। 30 साल में समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है। पिछले 5-6 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन उनका रहा है। वो सारे चुनाव हारे हैं और सारे चुनाव हारने के बाद भी नरेश उत्तम जी को दोबारा उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो अभी भी समाजवादी पार्टी परिवार और परिवार की छाया से आगे बढ़ नहीं पा रही। अंतिम सवाल, उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उनके वोट कम कर दिए। अब आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पूरा देश देख रहा है। अब वो जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, हारेंगे तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के प्रश्न खड़ा करना मेरी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। और केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर रही। यहां शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वालों के लिए खजाना खोल दिया है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिले वालों को 2 करोड़ की सौगात दी है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कादूनाला वन क्षेत्र में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आम जनता के बीच संवाद का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानी को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। बेरोजगार है, इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि वीर शहीदों के स्मारक और उनकी स्मृति को सम्मान दिलाने का संघर्ष काफी समय से चल रहा था। आप लोगों की बेटी दीदी होने के नाते मैंने उस संघर्ष को समाधान तक पहुंचाया। शहीदों को सम्मान मिला। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। कर्नलगंज थाने में अब तक 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रोफेसर हर्ष कुमार ने इसमें एफआईआर लिखवाई है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए। लेकिन आज पेपरों के माध्यम से पता चला कि 3 मुकदमे फिर लिखे गए छात्रों के ऊपर। तो इससे कहीं न कहीं छात्रों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, यह न्याय संगत नहीं है। हम लोग छात्रों पर 20 सितंबर को परिसर में जुलूस निकालने, ताला लगाने और कक्षाओं में खलल डालने का आरोप लगा है।
साथ ही इस दौरान चीफ प्रॉक्टर के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में मीट की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस रिसाव के बाद कई कर्मचारी बेहोश हो गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। मीट फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। घटना के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जहरीली गैस के रिसाव की वजह की जांच पड़ताल में जुट गई। फैक्ट्री में काम करने वालों का कहना है कि अचानक काम कर रहे कर्मचारी गिरने लगे, फिर सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहाँ से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है, वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है। अल्दुआ मीट फैक्ट्री में बीमार हुए कर्मचारियों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। मीट फैक्ट्री के मालिक हाजी जहीर पर इस मामले को छुपाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने जेएन मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक कर्मचारियों के इलाज कराए जाने की बात कही है। में आग लगने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आग से 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। सर्विस सेंटर के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चल रहे ग्लोबल कोचिंग सेंटर में धुआं भर गया, जिससे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों में अफरा तफरी फैल गई। 15 छात्र भागकर बाहर तो निकल गए, जबकि 14 छात्र धुआं ज्यादा होने की वजह से अंदर ही फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बिल्डिंग में फंसे 14 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद बिल्डिंग मालिक और कोचिंग संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साथ ही बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोचिंग सेंटर में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। उसी दौरान बिल्डिंग के पीछे से अचानक धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग भीषण रूप लेने लगी। हादसे के वक्त इमारत की ऊपरी मंजिल पर पढ़ रहे छात्र छात्राएं वहीं पर फंस गए। गनीमत रही कि समय रहते सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। बागपत में हथियारबंद बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हथियारबंद बदमाशों का ये तांडव एक दुकान के अंदर चल रहा है। 3 हथियारबंद बदमाश जो ग्राहक बनकर आए थे, चंद सेकंड पहले जो बदमाश कपड़े देख रहे थे, अचानक हाथों में असली लहराने लगे। बदमाश जब लूटपाट कर रहे थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है। यही कैमरा उनकी करतूत के साथ चेहरों को भी कैद कर पुलिस की राह आसान करेगा। 2 लड़के आए जी, मुंह पे कपड़ा लपेटे हुए थे जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि चद्दर दे दो। हमने कहा कि हम चल रहे, कर लगे चद्दर देती जो मैं बाहर जाना जी। हमने चद्दर उठा के दी तो तभी उनका तीसरा आदमी भी आज। लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए बागपत पुलिस ने फौरन 5 युवकों को हिरासत में लिया, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस टीमें जल्द से जल्द लूटपाट का खुलासा करने में जुटी हैं। उनकी बातचीत और उनकी हुलिया के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। शाहजहांपुर में एक शख्स टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान पुलिसकर्मी उसे समझाते नजर आए। शाहजहांपुर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। आप भी वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल युवक गांव में विकास कार्य न होने से नाराज था। उसका कहना है कि गांव में सड़क से लेकर बिजली पानी की स्थिति ठीक नहीं है और कई बार इसे लेकर मांग भी की गई, लेकिन जब हालात जस के तस ही रहे तो उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड की धमकी दे दी। इनकी मांग ये है, यही मांग है कि मतलब हमारी नाली और हमारा खरंजा और हमारी ये चीजें हों। विकास कार्य के लिए ये चढ़े हुए हैं और मैंने भी इनसे कहा है कि जब कोई अगर दोषी पाया जाता है उसके लिए हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। युवक का नाम प्रदीप कुमार बताया जा रहा है, जो कंदरपुर गांव का रहने वाला है। प्रकरण में पुलिस का कहना है कि तत्काल मौके पर पहुंचकर शख्स को मोबाइल टावर से नीचे उतार लिया गया और गांव में विकास कार्यों को करवाने का वादा भी किया।